मैं कविता शर्मा हूँ, 34 साल की और जयपुर में रहती हूँ। मेरे पति रोहन मेहता और मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। ये कभी कोई अच्छी शादी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों और उस घर के लिए कोशिश करना नहीं छोड़ा जिसे मैंने अपना चुना था। शादी के पहले दिन से ही मैं अपनी सास श्रीमती सावित्री मेहता की देखभाल के लिए तैयार हो गई थी, जो स्ट्रोक के बाद एक तरफ से लकवाग्रस्त हैं। वो बिस्तर पर ही रहती हैं। उन्हें हर भोजन, हर नींद के लिए किसी की ज़रूरत है। पहले मेरा विचार बस यही था, वह मेरे पति की माँ हैं और मैं बहू, उनकी देखभाल करना मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बोझ इतना लंबा खिंचेगा, और जिस इंसान को इसे मेरे साथ बांटना था, उसने मुझे ही छोड़ने का फैसला कर लिया। रोहन दिन भर काम करता, रात को घर आता और बस फ़ोन पकड़े बिस्तर पर लेटा रहता, किसी अनजान व्यक्ति से बात करता और हंसता रहता। जब मैंने सवाल किया तो उसने बस इतना कहा, तुम माँ की देखभाल मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह कर सकती हो। अगर मैं ऐसा करूँगा तो उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ होगी। मैं चुप रही। मुझे अकेले रहने की आदत हो गई थी, काम करना, बच्चों की देखभाल करना और बीमार की सेवा करना। लेकिन एक दिन जब मैंने गलती से उसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज देख लिया तो मेरे अंदर सब कुछ टूट गया। आज रात आ जाओ। मेरे साथ रहना घर पर रहने से 1000 गुना ज़्यादा आरामदायक है। मैं चिल्लाई नहीं, न ही झगड़ा किया। मैंने बस उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम अपनी माँ का क्या करोगे, जिस इंसान को तुमने पिछले 7 सालों से नज़रअंदाज किया है? रोहन चुप रहा। अगले ही दिन उसने अपना सामान बांधा और घर से निकल गया। मैं जानती थी कि वो अपनी सहकर्मी नेहा कपूर के साथ रहने गया है। मेरी सास को कुछ भी पता नहीं था। उन्हें अब भी यही लग रहा था कि उनका बेटा बिजनेस ट्रिप पर गया है और कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। मैंने उनकी तरफ देखा, माइनस वही जिन्होंने मेरे हर खाने पीने और सोने पर ध्यान दिया था और जिन्होंने कहा था तुम इस परिवार के लिए काफ़ी नहीं हो, माइनस। और मुझे बस दया आई। मेरा मन किया कि मैं भी चली जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा, चाहे कुछ भी हो, वो रोहन की माँ है और एक इंसान होने के नाते तुम्हें वफादार रहना ही होगा। अगले 1 हफ्ते तक मैं हमेशा की तरह उनकी देखभाल करती रही। फिर एक सुबह मैंने फैसला किया, अब समय आ गया है कि मैं उन्हें उस व्यक्ति को सौंप दूं जो असल में जिम्मेदार है। मैंने रोहन को फ़ोन किया, क्या तुम फ्री हो? मैं आज दोपहर अपनी माँ की देखभाल के लिए उन्हें तुम्हारे पास ले आऊंगी। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर बीप, माइनस उसने फ़ोन काट दिया। मैं मुस्कुराई। यही जवाब काफ़ी था। उस दोपहर मैंने अपनी सास के शरीर को हल्के से पोंछा, साफ कपड़े पहनाए और कंबलों को करीने से तह किया। मैंने दवाइयाँ, अस्पताल के कागजात, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड, डायपर, तौलिए, माइनस सब एक बड़े कपड़े के थैले में भर लिए। जैसे ही मैंने व्हीलचेयर को बाहर धकेला, उन्होंने कमजोरी से पूछा, बहू, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए रोहन के पास रहने ले जा रही हूँ ताकि जिंदगी बदल सके। एक ही जगह पर रहना बोरिंग होता है। वो मुस्कुराई, माइनस एक भोली मुस्कान, ये न जानते हुए कि वो उसी बेटे के पास वापस जाने वाली है जिसने उसे छोड़ दिया था। हम दक्षिण दिल्ली में रोहन के छोटे से अपार्टमेंट पहुंचे। मैंने घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला। रोहन एक मुड़ी हुई कमीज पहने खड़ा था। उसके पीछे नेहा थी, जिसने रेशमी नाइट गाउन पहना था, चटकलाल लिपस्टिक लगाई थी और हाथ में वाइन का गिलास था। मुझे अपनी सास को व्हीलचेयर पर धकेलते देख दोनों दंग रह गए। बिना कुछ कहे मैंने व्हीलचेयर को लिविंग रूम में धकेल दिया। कमरे में खुशबू तो थी, लेकिन बर्फ जैसी ठंडक थी। मैंने बिस्तर बिछाया और दवाइयों का थैला मेज पर रख दिया। रोहन हकलाया, क्या कर रही हो? मैं मुस्कुराई। मेरी आवाज़ हवा की तरह हल्की थी। तुम्हें याद नहीं, ये तुम्हारी माँ हैं। मैं तो बस एक बहू हूँ। उनकी देखभाल के लिए 7 साल काफ़ी हैं। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने सावित्री की तरफ देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रही थी और कांपती आवाज़ में अपने बेटे को पुकार रही थी। रोहन, क्या ये तुम्हारा बेटा है? माहौल गमगीन हो गया। रोहन आगे बढ़ा और मेरा हाथ थाम लिया। कविता, ऐसा मत करो। तुमने मेरी माँ को छोड़ दिया? तुम कितनी बेरहम हो। मैं रुकी, सीधे उसकी तरफ देखा। तुमने उसे 7 साल तक अकेला छोड़ दिया, इसे क्या कहते हो? मैंने उसकी देखभाल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि इसलिए की क्योंकि वो मेरी सास थी। अब मैं उसे सही इंसान को सौंप रही हूँ। मैंने ये नफरत से नहीं, बल्कि इसलिए किया क्योंकि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। मैं नेहा की तरफ मुड़ी, धीरे से मुस्कुराई। अगर तुम उससे प्यार करती हो तो पूरी तरह से करो। यही है मुफ्त तोहफ़ा। मैंने अपनी जेब से एक फ़ाइल निकाली, माइनस एक मेडिकल रिकॉर्ड, दवाइयाँ और एक डोज ट्रैकिंग शीट, और उसे मेज़ पर करीने से रख दिया। फिर मैंने घर की लाल किताब निकाली और रोहन के सामने रख दी। घर मेरे नाम पर है, तुम सिर्फ अपने कपड़े लाई थीं। मैं किसी बात पर बहस नहीं करूंगी।
लेकिन अगर भविष्य में तुम्हें अपनी माँ के लिए अस्पताल की फीस की जरूरत पड़ी तो मैं फिर भी दे दूंगी, क्योंकि मैं एक अच्छी बहू थी। फिर मैं झुकी और अपनी सास के बालों को सहलाया। माँ, यहाँ ठीक रहो। जब तुम उदास हो मैं तुम्हें लेने आऊंगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए थोड़ा सिर हिलाया। हाँ, जब तुम वापस आओ तो मुझसे फिर मिलना। मैं मुड़ी और बाहर चली गई। मेरे पैर हल्के हो गए, मानो मैंने अभी अभी कोई भारी बोझ उतार दिया हो। मेरे पीछे दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। उस अपार्टमेंट में सिर्फ रोहन बचा था, माइनस उलझन में, शर्मिंदा माइनस, और नेहा माइनस वो औरत जिसे अचानक लगा कि उसका शानदार अपार्टमेंट एक ठंडा पिंजरा है। बाहर फिर से बारिश हो रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और अपने बेटे के पास गई जो घर पर इंतजार कर रहा था। उस रात मैं बिना किसी सपने के गहरी नींद सोई। अगली सुबह मैं अपने बेटे को एक जाने पहचाने रेस्टोरेंट में नाश्ते के लिए ले गई। सूरज चमक रहा था, छत पर चिड़ियां उड़ रही थीं। 7 सालों में पहली बार मुझे सचमुच शांति का एहसास हुआ। छोड़ देना नफरत नहीं बल्कि मुक्ति है। कहते हैं कि भारतीय महिलाओं को सहना चाहिए, लेकिन मैं अलग रास्ता चुनती हूँ। मैं बदला नहीं लेती, बस वो लौटा देती हूँ जो मेरा नहीं है। माफी का मतलब कमजोरी नहीं है, माइनस ये जानने की ताकत है कि कब छोड़ देना है और अपने दिल को साफ रखना है। मैं मुड़ी और बाहर चली गई। मेरे पैर हल्के हो गए, मानो मैंने अभी अभी कोई भारी बोझ उतार दिया हो। मेरे पीछे दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। उस अपार्टमेंट में रोहन और नेहा अपने नए मुफ्त तोहफे के साथ उलझन और शर्मिंदगी में रह गए थे। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ी। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन मेरी आत्मा शांत थी। 7 साल तक मैंने एक परछाई बनकर जिया था। अब पहली बार मुझे अपने अस्तित्व का पूरा भार और गौरव महसूस हुआ। ये नफरत का कार्य नहीं था, बल्कि न्याय का कार्य था। एक इंसान के रूप में, एक माँ के रूप में और एक अच्छी बहू के रूप में मेरा फर्ज पूरा करने का। मैं अपने बेटे के पास गई जो घर पर इंतजार कर रहा था। उस रात मैंने उसे कसकर गले लगाया। हम साथ में एक पुरानी फिल्म देखते हुए सो गए। अगली सुबह मैं अपने बेटे को एक जाने पहचाने रेस्टोरेंट में नाश्ते के लिए ले गई। सूरज चमक रहा था, छत पर चिड़ियां उड़ रही थीं। 7 सालों में पहली बार मुझे सचमुच शांति का एहसास हुआ। मेरे दिमाग में अब कोई दवा का शेड्यूल, कोई बिस्तर साफ करने की चिंता या रोहन की उपेक्षा की पीड़ा नहीं थी। छोड़ देना नफरत नहीं बल्कि मुक्ति है। अपार्टमेंट में तूफान। इस बीच दक्षिण दिल्ली के उस छोटे अपार्टमेंट में रोहन और नेहा का सपना तेजी से बिखर रहा था। रोहन ने जब जोर से दरवाज़ा बंद किया तो वो पलटकर नेहा की ओर देखा, जो अब घबराई हुई लग रही थी। रेशमी नाइट गाउन और तेज लाल लिपस्टिक अब बेजान लग रहे थे। सावित्री मेहता अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा उन्हें वापस लेने आया है। रोहन ने हकलाकर कहा, नेहा, मुझे देर हो गई है, मुझे काम पर जाना है। नेहा ने वाइन का गिलास मेज पर जोर से रखा। काम? रोहन, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास तुम्हारी माँ है। क्या तुम समझते हो कि लकवाग्रस्त मरीज की देखभाल का क्या मतलब होता है? नेहा, जो सिर्फ रोहन के खाली समय, आरामदायक सोफे और देर रात की बातों में दिलचस्पी रखती थी, अब जिम्मेदारी की इस ठोस दीवार से टकरा गई थी। पहले दिन रोहन ने किसी तरह माँ को साफ किया और उन्हें दलिया खिलाया। लेकिन रात आते आते जब सावित्री मेहता को करवट बदलने और डायपर बदलने की जरूरत पड़ी तो रोहन और नेहा दोनों का धैर्य जवाब दे गया। अपार्टमेंट में जो कल तक प्यार और खुशबू से भरा था, अब दवाओं, डिसइंफेक्टेंट और डर की गंध थी। नेहा ने चीखकर कहा, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। मैं नर्स नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि हम साथ रहेंगे और मजे करेंगे, लेकिन अब मुझे एक मरीज की देखभाल करनी होगी। मैं नहीं कर सकती रोहन। उसे वापस कविता के पास ले जाओ। रोहन चिल्लाया, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? घर मेरे नाम पर नहीं है, वो मुझे घर से निकाल चुकी है और उसने हमें मुफ्त तोहफा कहा। नेहा ने नफरत भरी निगाहों से रोहन की तरफ देखा, वो आदमी जो अब केवल एक लापरवाह बेटे के रूप में दिखाई दे रहा था। उनका संबंध, जो कविता की उपेक्षा के आधार पर फला फूला था, अब सच की कसौटी पर चूर चूर हो गया। नेहा का चेहरा अब पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था। ये केवल डर नहीं बल्कि घिन थी। कविता का नया जीवन। जयपुर में मैंने अपने जीवन को दोबारा व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। मैंने तलाक के कागजात तैयार करवाए, किसी भी विवाद से बचने के लिए, क्योंकि मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं थी। मेरे पास घर था, मेरे बच्चे थे और सबसे बढ़कर मेरा आत्मसम्मान था। मैंने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया, उन्हें पार्क में ले गई, उनके साथ पेंटिंग की। 7 साल तक मैंने जो आंतरिक तनाव झेला था वो अब शांत हो चुका था। मैं अब सिर्फ एक केयरटेकर नहीं थी, मैं एक माँ, एक स्वतंत्र महिला और कविता शर्मा थी। 1 सप्ताह बाद मेरे फोन पर रोहन का कॉल आया। कविता, मैं तुम्हें घर का किराया भेज दूंगा। मैं माँ को घर वापस ला रहा हूँ। मैं ये नहीं कर सकता, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है।
उसकी आवाज़ टूटी हुई थी, उसमें अहंकार नहीं बल्कि बेबसी थी। मैं ठंडी और शांत थी। नहीं रोहन, घर पर ताला लगा है। मैं अब अपने घर में रहती हूँ और तुम्हारी माँ की देखभाल करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने 7 साल तक मुझे जो दर्द दिया, उसके बाद ये जिम्मेदारी मेरी नहीं रही। लेकिन मैंने कहा था कि मैं अस्पताल का खर्च उठाऊंगा। उसने लगभग भीख मांगी। हाँ, मैंने कहा था कि मैं अस्पताल का फीस दे दूंगी, मैंने धीरे से कहा। लेकिन घर का किराया नहीं, माँ की देखभाल का खर्च नहीं। ये सब अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है रोहन, और अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो तुम अपनी नई प्रेमिका से पूछ सकते हो। अगले ही दिन मुझे नेहा के बारे में एक और बात पता चली। वो कंपनी से लंबी छुट्टी लेकर कहीं चली गई थी। रोहन को अचानक पता चला कि आरामदायक जीवन का मतलब ये नहीं था कि जिम्मेदारियां कहीं चली जाएंगी। कविता शर्मा के लिए एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वो दरवाजे पर ताला लगाकर उस रिश्ते को पीछे छोड़ चुकी थी जो उसे बांध रहा था। माफी का मतलब कमजोरी नहीं है, माइनस ये जानने की ताकत है कि कब छोड़ देना है और अपने दिल को साफ रखना है। मैंने अपने बेटे को देखा जो हंस रहा था। मुझे लगा कि मैं अब एक बेहतर माँ हूँ, क्योंकि मैं अब एक आज़ाद औरत थी। मेरा भविष्य अब साफ और रोशन था, बिना किसी बोझ के। रोहन का टूटा हुआ फ़ोन कॉल मेरे लिए एक जीत का संकेत नहीं था, बल्कि एक पुष्टि थी कि मैंने सही काम किया था। मैंने रोहन को साफ बता दिया कि दरवाजे बंद हो चुके हैं। मेरे शब्दों में न कोई गुस्सा था, न कोई नफरत, सिर्फ एक शांत और अटल निश्चय था। रोहन, मैंने धीरे से कहा था, तुमने माँ की उपेक्षा की और तुमने मेरी उपेक्षा की। आज तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरी नहीं रही। मैं सिर्फ बच्चों की देखभाल करूंगी और अपने घर को सुरक्षित रखूंगी। रोहन की तरफ से सन्नाटा छा गया। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने क्या खोया है, एक स्थिर घर, एक जिम्मेदार पत्नी और सबसे बढ़कर वो आराम जिसने उसे 7 साल तक बिना किसी चिंता के रखा था। उस दिन के बाद रोहन ने दोबारा कॉल नहीं किया, लेकिन उसके जीवन की सच्चाई मुझ तक पहुंचती रही। नेहा कपूर जो सहकर्मी थी, 3 दिन के भीतर ही अपार्टमेंट से अपना सामान लेकर जा चुकी थी। वो मुफ्त तोहफा उसे बहुत महंगा पड़ा था। नई शुरुआत, करियर और आत्मखोज। मानव शरीर में विटामिन डी थ्रूप है, मानव शरीर में विटामिन D2 और विटामिन डी थ्रूप है थी। मेरे पास घर था जिसे रोहन ने मेरे नाम पर ही खरीदा था, शायद इस भरोसे में कि मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे पास बच्चों के लिए पर्याप्त बचत थी। लेकिन अब मुझे और ज्यादा की जरूरत थी, एक पहचान की जो किसी की पत्नी या केयरटेकर से हटकर हो। मैंने जयपुर के एक बुटीक में पार्ट टाइम काम करना शुरू किया। मुझे हमेशा से कपड़े और डिजाइनिंग पसंद थी। ग्राहकों से बात करके, नए विचारों पर काम करके मुझे खुद में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। मेरी मुस्कान अब नकली नहीं थी, वो मेरी नई आत्मनिर्भरता की चमक थी। मेरा बेटा, जो पिछले 7 सालों से घर के तनाव को महसूस करता था, अब ज्यादा हंसता था। उसे अपनी माँ पहले से ज्यादा खुश और ऊर्जावान लगने लगी थी। मम्मी, अब आप हमेशा इतनी खुश क्यों रहती हो? एक दिन उसने पूछा। मैंने उसे गले लगाया। क्योंकि अब माँ अपनी मर्जी से जी रही है बेटा, और यही असली खुशी होती है। एक अप्रत्याशित मुलाकात। लगभग 3 महीने बाद मैं बाजार में जरूरी सामान खरीदने गई थी। एक कोने की दुकान पर मैंने रोहन को देखा। वो बहुत बदला हुआ लग रहा था। उसकी मुड़ी हुई कमीज अब साफ थी, लेकिन उसके चेहरे पर थकान और उदासी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वो एक छोटे से थैले में कुछ दवाइयां खरीद रहा था। जब उसने मुझे देखा तो वो सकपका गया। वो तुरंत नजरें चुराने की कोशिश करने लगा। रोहन, मैंने शांत आवाज में पुकारा। वो झिझका, फिर मेरी तरफ मुड़ा। कविता, तुम यहाँ? हाँ, मैं अपने शहर में हूँ, मैंने कहा। मेरे लहजे में कोई व्यंग्य नहीं था, बस एक सीधी बात थी। माँ कैसी हैं? मैंने पूछा। उसकी आंखें भर आईं। वो ठीक नहीं है। मैं उसे घर वापस नहीं ला पाया। मुझे उसे एक देखभाल केंद्र में डालना पड़ा है, क्योंकि मैं काम और देखभाल एक साथ नहीं कर पा रहा था। कोई मदद नहीं करता, कविता, कोई नहीं। मैंने महसूस किया कि उसने मैं शब्द का इस्तेमाल किया, उसकी मुश्किल, उसका बोझ। मैंने अपने पर्स से वो फाइल निकाली जो मैंने उस दिन उसे दी थी, अस्पताल के कागजात और डोज ट्रैकिंग शीट। रोहन, मैंने कहा, मुझे पता था कि ये होगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये फाइल दी थी। फिर मैंने अपने पर्स से एक बैंक चेक निकाला। ये वो पैसा है जो मैंने अपनी बचत से तुम्हारी माँ के अस्पताल की फीस के लिए अलग रखा था। जैसा कि मैंने कहा था, मैं एक अच्छी बहू थी और हूँ। ये उनके इलाज के लिए है। उसने चेक की तरफ देखा, बड़ी रकम थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता की एक लहर उठी, लेकिन साथ ही एक गहरी शर्मिंदगी भी थी। कविता, मैं जानता हूं कि मैंने क्या किया। मैं माफी मांगता हूं। मैंने कभी तुम्हारी कद्र नहीं की। मैंने चेक उसके हाथ में थमा दिया, लेकिन उसका हाथ नहीं छुआ।
माफी का कोई मतलब नहीं है रोहन। तुमने मुझे मुक्त कर दिया और मैंने तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारी लौटा दी। अब तुम जानो कि जिम्मेदार होना क्या होता है। मैंने उसे अलविदा कहा और बाजार में आगे बढ़ गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपनी जेब में रखे दरवाजे की चाबी को छुआ। वो चाबी अब सिर्फ एक घर की चाबी नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी के दरवाजे की भी थी। मैंने बदला नहीं लिया, बस वो लौटा दिया जो मेरा नहीं था। घर वापस आकर मैंने अपने बेटे के साथ एक कप चाय पी। सूरज की रोशनी मेरे लिविंग रूम को भर रही थी। ये रोशनी किसी और ने नहीं, मैंने खुद कमाई थी। अब मेरा जीवन हल्का, साफ और पूरी तरह से मेरा था।